डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। सर, आज बात कर लेते हैं मईशत के ऊपर। हमारे बहुत सारे प्रोग्रामों में लोग आते हैं, अपने फिगर्स देते हैं। ये फिगर्स मैं उनको टोकता नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये फिगर्स व्हाट्सएप पे, हुकूमत, ये हर जगह मौजूद होती है, लेकिन हक़ाइक़ क्या है? हक़ाइक़ जो हैं वो यकीनन कुछ और हैं। और आज हमारे पास दो अहम मेहमान हैं, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले दो अहम चीज़ें मैं स्टार्ट में कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि आज 18 महीने हो गए हैं, ठीक है, दूसरा बजट अभी हुकूमत देने जा रही है। 18 महीने पीटीआई की हुकूमत को हो गए हैं, लेकिन हमें जो है वो 18 महीने में सबसे पहले एक सवाल तो होता है कि मईशत कहाँ खड़ी है। ये सवाल है जो हम आगे चल के अपने मेहमानों से पूछेंगे। सबसे पहला ही सवाल ये है कि भाई मईशत मुझे बताएं, आम लोगों में बताएं कहाँ खड़ी है, 18 महीने में किन चीज़ों के ऊपर अच्छाई हुई है और किन चीज़ों के ऊपर नाअहलियत हुई है। एक चीज़। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी मुल्क की मुआशी पॉलिसी के लिए चंद चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। उसमें बेहतर मनसूबाबंदी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मुआशी पॉलिसी के लिए। और तवील मुद्दती जो फ़ैसले हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये मुआशी पॉलिसी के लिए। अच्छा, इन पर अमल दरामद भी उतने ही अहम है मुआशी पॉलिसी के लिए। और इन तमाम चीज़ों के लिए एक बेहतर और अहल टीम का होना ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये है मुआशी पॉलिसी जो है जब बनाई जाती है तो ये तमाम चीज़ें। लेकिन ये सब चीज़ें हम नहीं देख रहे हैं 18 महीने में, हम नहीं देख रहे। हमें हुकूमत का कोई आदमी आकर ये नहीं बताता है कि ये है पॉलिसी। आप लंगर खाना बता देते हैं, आप एहसास प्रोग्राम बता देते हैं, आप पैसे बांटने की बात कर देते हैं, आप जंगलों से नौजवानों को रोज़गार देने की बात करते हैं, नौजवानों का मुस्तकबिल जोड़ देते हैं, आप मुसाफिर खाना बना देते हैं। मतलब ये पॉलिसी नहीं, हम पॉलिसी नहीं मिली 18 महीने में, हमें पॉलिसी नहीं मिली, किसी हुकूमत के आदमी ने नहीं दी। हाँ, IMF का जो फ़ौरन एक प्रोग्राम है जो उन्होंने बनाया हुआ है, जो इम्प्लीमेंट किया हुआ है, जो चल रहा है, वही सामने ला के रख देते हैं। तो ये इन चीज़ों पे हमने बात कर रहा है। हमारे साथ जो गेस्ट हैं, और बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑयल फैक्टर्स का है जो कम हुआ है, उस पर भी बात करेंगे, गुर्बत के हवाले से भी बात करेंगे, इंटरेस्ट रेट के हवाले से बात करेंगे, हॉट मनी के हवाले से बात करेंगे। तो मैं अपने गेस्ट का तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं जनाब डॉक्टर अशफाक हसन साहब। डॉक्टर अशफाक हसन साहब माहिर माशियात, डीन नेस्ट, मेंबर इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, साबिक मुशीर ख़जाना, साबिक स्पेशल सेक्रेटरी ख़जाना। बड़ा नाम है आपका, बहुत शुक्रिया सर आपने में ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, एक बहुत बड़ा नाम है, माहिर माशियात हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर अशफाक हसन साहब, मैं पहले आपकी तरफ आ जाता हूँ। सर, दो चीज़ें मैं पहले आपको भी 5 मिनट देता हूँ और सर को भी 5 मिनट देता हूँ, ताकि जो लोगों को बताएं सर कि पाकिस्तान की मईशत जो 2018 है ये कहाँ खड़ी है और किस हाल में है। हुकूमत तो बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। जिस तरह जो चीज़ें, महंगाई है, बेरोज़गारी है, इन्फ्लेशंस है, और आपका गुर्बत है, बहुत सारी चीज़ें। तो कहाँ खड़ी है मईशत, एक चीज़ ये बताइए। और दूसरा से ये बताइए कि क्या हुकूमत की कोई मुआशी पॉलिसी आपको नज़र आती है? हमें तो नज़र नहीं आती है। चंद पॉइंट्स मैंने गिनवाए हैं मुआशी पॉलिसी के, इनको सामने रखता हूँ तो ये तो मुझे नज़र ही नहीं आता। सर, क्या कहेंगे अशफाक साहब आप? मैं आपके दूसरे सवाल से शुरू करूँगा, जिसने आपने पूछा कि कोई माशी पॉलिसी इस हुकूमत की है। तो बिल्कुल है, माशी पॉलिसी इस हुकूमत की है, और इस हुकूमत की माशी पॉलिसी वही है जो हमने IMF के साथ जो मुआहदा किया है, वो बाकायदा एक डॉक्यूमेंट मौजूद है। उसमें टाइम वाइज जो इक़दाम करने हैं वो हमने करने हैं उसमें। तो पॉलिसी तो है, लेकिन वो पॉलिसी IMF की दी हुई है। हमारा वज़ारत ख़ज़ाना उस पॉलिसी को सिर्फ इम्प्लीमेंट करता है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हमारे अंदर कोई इख्तियार नहीं है कि हम उसमें कोई रद्द बदल कर सकें, और अगर हम करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं IMF प्रोग्राम के हवाले से। अब रहा कि अभी हम कहाँ खड़े हैं। देखिए, अगर आप 2018 जुलाई अगस्त की बात करें, जब ये हुकूमत आई थी, और आज जहां हम खड़े हैं,
उसमें फ़र्क तो ज़रूर पड़ा है। और फ़र्क ये पड़ा है कि उस वक्त एक स्टेट ऑफ अनसर्टनिटी में थे हम, और कोई डायरेक्शन नहीं था मईशत का, और हर तरफ एक हमारी मार्केट पे हाराकारी चल रही थी बिल्कुल। कभी एक्सचेंज रेट आपने देखा, सुबह नाश्ते पे आप बैठे हैं तो पता चला कि 10 रुपये नीचे चला गया है, और शाम होते हुए तो 3 वापस आ जाता है, अगले महीने अगले दिन फिर यही कैफियत। तो हमें बिल्कुल नहीं पता चल रहा था कि आखिर हो क्या रहा है इस मुल्क में। तो ये उस वक्त की इनिशियल कंडीशंस थी। आज कम से कम वो नहीं है। आज एक देखने में एक स्टेबिलिटी आपको नज़र आ रही है कि इदारे जो जिस तरीके से भी हो सकता है, जितनी उनकी बसात है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। एक चल रही है मईशत। अब इसमें 2 राय हो सकती है कि मईशत ठीक चल रही है या उसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरियां हैं। तो देखें, जिन चीज़ों में बेहतरी हुई है वो है हमारे बैरूनी अकाउंट का खसारा, उसमें काफ़ी बेहतरी हुई है। और कुछ कुदरत भी मेहरबान हो गया है इस कोरोना वायरस की वजह से, जो दुनिया में तेल की कीमतें गिरी हैं, और साथ साथ सऊदी अरब और रूस की आपस की तेल की लड़ाई में हम जैसे मुल्कों को और भी फ़ायदा हो गया। तेल की कीमत $30-31 बैरल पे आ गई है। तो इससे हमारा जो बैरूनी अकाउंट का खसारा था, तिजारती खसारा था, उसमें मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। तो कुछ तो गॉड गिफ्टेड है, और कुछ पॉलिसीज़ के तहत हमने बैरूनी अकाउंट के खसारे को बेहतर किया। ये तो सब मानते हैं और हमें एक्नॉलेज भी करना चाहिए। लेकिन इसको जिस तरीके से हमने बेहतर किया है, इसके लिए जो इक़दामात किए हैं इसको बेहतर करने के लिए, उसने बहुत सारे माशी मसाइल को जन्म दे दिया है। जो उनकी माशी टीम है वो यहीं आके रोक देती है कि सर देखिए करंट अकाउंट का खसारा बेहतर हो गया है। बिल्कुल बेहतर हो गया, मैं खुद कहता हूँ बहुत बहुत बेहतर हो गया है। लेकिन जिस तरीके से बेहतर किया गया है और उसके जो इम्पैक्ट पड़े हैं पूरी मईशत पे, और वो इम्पैक्ट आम आदमी को इफ़ेक्ट करता है, ये यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को नहीं बताया जाता। उसकी वजह से क्या हुआ, जिस तरीके से हमने किया है, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट जो है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, वो बिल्कुल गिरावट के शिकार है। आप स्टेट बैंक के आप जो नंबर्स हैं उसको देख लें कि पिछले साल इस मुद्दत में तकरीबन 600 बिलियन से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर ने बोरो किया था बैंक से अपने कारोबार के लिए। इस साल उसमें 1/6 है, यानी कि 106-108 बिलियन के करीब है। कहाँ 600 से ऊपर था, अब कहाँ 100 के करीब है। तो 6 टाइम जो है नीचे चली गई है ये बैंक से जो बोरो कर रहे हैं। क्यों नहीं बोरो कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर, ये सोचने की बात है ना। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमने इंटरेस्ट रेट को इतने बुलंद सतह पे रखा है कि कोई कारोबार इस पर नहीं चल सकता है, इसलिए नहीं बोरो कर रहे हैं। इसके अलावा क्या हो, जब जो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाएगी। और ये अब सब कह रहे हैं कि तकरीबन 2.5% के करीब ग्रोथ होगी। अब जिस मुल्क में 2.5% ग्रोथ हो वो नौकरी यहाँ नहीं क्रिएट कर सकता है। नौकरी बचा ले तो बहुत बड़ी बात है, क्रिएट नहीं कर सकता है 2.5% ग्रोथ बाय डेफिनेशन। इसी तरीके से आप देखें कि हमने करेंसी को इतना डिवैल्यू कर दिया। अभी मैंने एक जगह लेक्चर दिया है जहाँ मैंने वो ग्राफ उनको दिखाया, जनवरी 2010 से लेकर जनवरी 2020, यानी कि पूरे 10 साल का मंथली नंबर मैंने लिया और उसको ग्राफिकल प्लॉट किया और साथ साथ एक्सचेंज रेट को किया। आप हैरान होंगे कि वो जो नंबर है हमारा एक्सपोर्ट्स का, ये 1.9 और 2.1 बिलियन पर मंथ के इसी रेंज में मूव कर रहा होता है। चाहे वो एक्सचेंज रेट हमारा 80 रुपये पर डॉलर था या चाहे वो 160 रुपये पर डॉलर है, हमारे एक्सपोर्ट्स में कोई फ़र्क नहीं आया। ये ऐसा लगता है कि जैसे कोई मैच फिक्स्ड हुआ हो। ये 1.92, 1.93 और 2.17, 2.15 बस इसी के रेंज में पिछले 10 साल से ये मूव कर रहा है। तो हमने, और यही बात मैं कहता रहा कि इस मुल्क में डिवैल्यू करके कभी भी पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सकते हैं। इसके बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं जो मैं बहुत मरतबा इस प्रोग्राम में बता चुका हूँ।
शाहिद साहब, आपके लिहाज से इस वक्त मईशत कहाँ खड़ी है सर? बुनियादी तौर पर जिस सूरत हाल में इनको विरसे में मिली थी, बहैसियत मजमूई करंट अकाउंट डेफिसिट को या रेमिटेंसेस को आप छोड़ दें तो बेशतर में गिरावट आई है, जवाल आई है, ख़राबी आई है। इनको 5.5% की शरह नमू विरसे में मिली थी। पिछले साल 3.3 थी, वो शायद और कम हो जाएगी, और इस साल 2.5% से भी कम रहेगी। पिछले 3 साल जो थे 16, 17, 18, उसमें अफरात ज़र जो था वो 4% से कम था। इस वक्त 12.4 है, और 5 साल में औसत भी 7% रहेगा। ये दोनों तो तबाही आ गई। कर्जे और जिम्मेदारियाँ 30,000 अरब रुपया इनको मिला था, इस वक्त 41,000 से 100 से तजावुज़ कर गया दिसंबर तक। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज़ादी के 63 साल बाद 30 जून 2010 को पाकिस्तान के जो टोटल कर्जे और जिम्मेदारियाँ थी वो 10,700 अरब थी, तो इन्होंने तो 11,118 महीने में बढ़ा दी 63 साल की बर्बादी का। रिजर्व्स जो थे आपके, वो जिस दिन इमरान खान साहब ने हलफ उठाया 10.2 अरब डॉलर थे। इस दौरान में 17 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे बढ़ गए, और आज जो आपके रिजर्व्स हैं वो 12.8 अरब डॉलर के हैं। इसमें 5 अरब डॉलर, जैसे आप भी बात कर रहे थे, वो दोस्तों के कर्जे हैं, वो डिपॉजिट हैं जो किसी वक्त भी जा सकते हैं। और हॉट मनी, और 3 अरब डॉलर का हॉट मनी था, अब नहीं है। वो 13.3% पे लाए थे, उन्होंने 1.4% पे बोरो किया बाहर से, यहाँ 13.3 पे दे दिया। ठीक है ना। अब वो जैसे ही देखा शरह रुपए की कदर गिर रही है, 640 मिलियन डॉलर तो चले गए, अभी निकले, और अब बाकी, और डॉलर ऊपर आ गया, डॉलर ऊपर आ गया ना, नहीं आया, रुपया नीचे गया। हाँ वही तो कह रहा हूं, डॉलर रुपया नीचे चला गया ना सर। तो इसका मतलब है ये मसनूई तौर पर रोका था ना आपने? नहीं, मसनूई नहीं, ये पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा के। आप कह रहे हैं 1.4 पे कर्जे लें और बाहर से, हाँ बाहर से, यहाँ से लाकर आप 13.25, तो आप 5% पे तिजारती कर्जे नहीं ले लेते। तो ये तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। और गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं जी मेरी पॉलिसी से हुआ है। एक ये किसके IMF के नॉमिनी है। हॉट मनी में कौन कौन लोग हैं आपकी नॉलेज में है? नहीं देखिए ना, वो फिर एक अलग मौजूद हो जाएगा। ये बहुत आपने जो जी मैं आगे बात कर लूंगा। नहीं, मैं भी 2-3 बातें और बोलूँ। आपने जो ये करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर था 18 में, इस साल शायद 5 अरब डॉलर रहेगा, तो उसका रिफ्लेक्शन कहीं मईशत में तो नज़र नहीं आ रहा। क्या आपने गलत पॉलिसियाँ अपनाई हैं? जो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बात है IMF की पॉलिसियाँ इन्होंने ज़रूर अपनाई हैं, एक और भी पॉलिसी है जिसका IMF से ताल्लुक नहीं है, रिकॉर्डेड है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और जो कुछ ये तबाही बर्बादी है, मैं ये मानता नहीं कि प्राइम मिनिस्टर को इल्म नहीं है, ऐसी बात नहीं है, एनलाइटेड आदमी है, सब है ना, सब उनके। अशफाक साहब बड़ा एहतियात करते हैं, वो नोबेल आदमी है, सब पता है उनको। हाँ सब पता है। तो उनको नहीं पता जब बिजली के बिल जलाते थे, और आज बढ़ रहे हैं ना। लेकिन जो चीज़ मैं कह रहा हूँ, क्या उनको ये नहीं पता कि इनकी असल पॉलिसी है ताकतवर तबकों को, टैक्स चोरी करने वालों को, कौमी दौलत लूटने वालों को मराद दें, टैक्स चोरी होने दें। अच्छा, टैक्स चोरी होने दें। अच्छा, अब एक जुमला मैं बता, एमनेस्टी स्कीम इसीलिए आई थी ना? नहीं, एमनेस्टी स्कीम में तो 1.5% लिया। कि अगर एक प्रॉपर्टी 15 स्टोरी खड़ी है कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, जिस पर आप कानून के मुताबिक 70% टैक्स ले सकते हैं, 70, तो आपने कहा 1.5% दे दो। सारी दुनिया में और पाकिस्तान में कभी 1.5% पे नहीं दिया गया। अरे ट्रांसफर फीस से ज्यादा होती है। मगर इससे भी एक और जुल्म है, इसको मैं कहता हूँ अमानत में खयानत, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। वो ये था कि जो एमनेस्टी की क्लॉज थी कि जो लोग इससे फायदा नहीं उठाएंगे उसके बाद उन पर क्रैक डाउन होगा। और वो एडवर्टाइजमेंट जो FBR ने इशू किया था वो क्या था कि जो मुल्क में असासे, मैं उनकी बात करूं, बाहर छोड़ दें, हमारा कंट्रोल नहीं, जो मुल्क के अंदर असासे हैं जिनकी तफसील हुकूमत को पता है, उसमें जिन लोगों ने उससे फायदा नहीं उठाया, वो चोरी के पैसे किए, चोरी के, वो 7 साल कैद और असासे जब्त। हमने कहा भाई ना कैद करें, खामा खिलाना पड़ेगा, ना असासे जब्त करें, मुल्की कानून के तहत उनसे टैक्स लेने, और उसमें ना आपको कोर्ट की इजाजत की जरूरत है ना किसी की। ठीक, क्या आपको पता है कि कितनी रकम बनती है? वो 900 अरब रुपया। अच्छा, तो वो जो एडवर्टाइजमेंट दिया था हुकूमत की इजाजत से, उस कानून के तहत, उसको किसने रुकवाया कि इन चोरों को फायदा ना पहुंचाए। अच्छा, और इसके बजाय क्या करें कि अब से चंद महीने पहले जो पेट्रोलियम लेवी था, हाई स्पीड डीजल पे 8 रुपए था, उसको 25 रुपए 5 पैसे कर दिया, जिससे अवाम कुचले जा रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये 25 रुपए 5 पैसे पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब से 1 साल पहले वो जो GST था मिनिमम तेल पर, पेट्रोलियम मसनूआत पे 0.5 भी था, 2 भी था, 8 भी था, 13 भी था, उसको 17 कर दिया।
तो आप 35 रुपया फी लीटर आवाम से मजीद ले रहे हैं, खींच रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन चोरों को ना कहा जाए कि भाई आपके इनसे कुछ ना लिया जाए, इन पे हाथ ना डाल जाए और इनको टैक्स चोरी भी करने दिया जाए। तो आईएमएफ ने तो ये नहीं कहा था कि एमनेस्टी दें, आईएमएफ के पास जाने से चंद दिन पहले लाए थे। तो ये दूसरी चीज ये है कि आईएमएफ अमेरिका को खुश करना है, आईएमएफ को खुश रखना है और चोरों डाकुओं को और कौमी दौलत लूटने वालों को, रिश्वत लेने वालों को इस्मत ले, और एक और भी कानून बना दिया कि जो चोरी का पैसा बाहर गया है ऑफशोर में, उस पर लाने की जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान में कब ऐसा हुआ था? पहले तो कहते थे हम वापस लाएंगे, वही खेल था ना, तो वो तो खत्म हो गया। 1 रुपया भी नहीं आया सर, 1 रुपया भी नहीं आया। नहीं, वो एमनेस्टी में जो आ गया ना थोड़ा वो तो आया ना, बाकी तो वही जो इन्होंने बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाहर के। देखिए वही मैं भी यूरोप में गया था, डिस्कस किया, वो हंस रहे थे कि यार तुम पहले अपने तो ले लो, जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी उस पर तो ले लो। एक बात और मैं आपको बता दूं, जो आम तस्वुर है कि इनके आने के बाद एफडीआई बढ़ेगा, आपको पता है कि 18 के मुकाबले में 19 में 50% फॉल है एफडीआई में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 50% फॉल है। तो वो चोर थे क्या? तो फिर ये क्यों फॉल हो गया? इस साल भी जो मुझे नजर आ रहा है शायद 18 से कम रहेगा। एक और फिगर आपको दे दूं, 2018 में जब चोर डाकू उनके मुताबिक हुकूमत कर रहे थे तो टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आया था $5,700 मिलियन। अच्छा। $5,700 मिलियन। अगर मैं ये कहूँ 2018 में टोटल जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो $250 मिलियन आया। ओहो, ठीक है। एफडीआई गिर गया, 18 में भी गिरा, और अभी तक जो है प्रोपोर्शनेटली जनवरी तक वो 18 से कम है। अच्छा, जो आपके कौमी बचतें थी उसकी शरह गिर गई। आपने शरह सूद आपने बताया 7.5 से आप जो ले गए 13.25 पर 124 रुपए से 124 रुपए से 20 पैसे जिस दिन हलफ उठाया था, आज वो 158 159 हो गया। मगर एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ जिसपे कौम गौर कर ले। जिस दिन जब ये आए थे तो उन्होंने कहा जी वो बैंकक्रप्ट मैशत तबाह, ऐसा कुछ था नहीं। उसकी वजह बता दूं। अच्छा, ये कोई नहीं था सर। मैं तो कहते हैं बैंकक्रप्ट हो रहा था। आप अभी सुन लेना, पाकिस्तान ना कभी बैंकक्रप्ट हुआ ना आइंदा होगा। अच्छा, मुश्किलात होती। तो क्या था? जिस दिन हलफ उठाया स्टेट बैंक के रिजर्व थे 10.25, ठीक है ना। यस। अब सवाल ये पैदा होता है कि नवंबर 19 में कितने थे आपको पता है? 9.3। ओ, ये 2019 में 9.3 था। मेरा सवाल ये है कि नहीं, 9.3 थे और जो है वो कर्जे बढ़ गए थे तकरीबन 10-11 अरब डॉलर। तो अगर वो दिवालिया थे तो नवंबर तक जब रिजर्व गिर गया, 11 अरब डॉलर के कर्जे बढ़ गए, तो फिर उस वक्त दिवालिया थे या ना? उस वक्त थे ना आज थे? जब आपको चीन कर्जे पैसे देने के लिए तैयार था, दोस्त ममालिक तैयार थे, तो आप बैंकक्रप्ट कहां से थे? बैंकक्रप्ट तो हो जब आपके पास सलाहियत ना हो और कोई आपको देना रहो। मैंने जैसे आपको बताया नवंबर 19 में आप स्टेट बैंक रिजर्व उससे कम थे, जो इमरान साहब ने जिस दिन हलफ उठाया था उससे कम थे, और 11 अरब डॉलर के कर्जे बढ़ गए। आज 17 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे बढ़ गए, और आपने देखा कि रुपए की कदर 3 दिन में कहां, यानी इतनी कमजोर बुनियादों पर है कि ना बैरूनी झटका संभालेंगे ना ये मुल्की झटका। कोई पॉलिसी, कोई वो नहीं है जिस तरह यही पॉलिसी है। यही पॉलिसी है। बस ये इनकी पॉलिसी है, जो बताया वो पॉलिसी है आईएमएफ की। और चोरों को सपोर्ट करना है, टैक्स चोरी करने देना है, कौमी दौलत लूटने वालों को आगे लाना है। आज भी इस कैबिनेट में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन पे सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, जिन्होंने गलत तरीके से बार बार कर्जे माफ कराए, जिन्होंने गलत कार्य की, जिन पे इल्जामात हैं, वो सब रिकॉर्डेड है सब, और उनके साथ ही बैठे हुए। तो फिर आप किस बात के एहसास वो इसलिए जो एफडीआई जो गिरा है इनके दौर में, उसकी एक वजह ये लोग ये कहते हैं यार ये तो ये बैठे, ये क्या एहसास। मैं एक ब्रेक पे जाता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आता हूँ। मैं अशफाक साहब की तरफ जाता हूँ। सर, एक तो एज ए तालिब इल्म मैं समझता हूँ कि ये जो हुकूमत कह रही थी कि जी सेटल हो गया है अपना डॉलर्स, तो वो आपने देख लिया। सर, एज ए तालिब इल्म मैं समझता हूँ, सर मैंने जितना स्टडी किया, मैं आपकी इस पर वो चाहता हूँ कि अगर आप इंटरनेशनल रिसेशन होगा, कसाद बाजारी होगी, और ये जो इम्पोर्ट आपकी बिल्कुल गिर जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, या इसी तरीके से आपका ये हॉट मनी है, ये मसनूई तौर पर आपके डॉलर को कंट्रोल करता है। अभी देखा सर, एक झटका लगा, आप इस पे क्या कहेंगे? और ये जो इंटरेस्ट रेट 13.25 है सर, और मैंने कई मुल्कों का बताया जो हमारे इर्द गिर्द हैं, भूटान जैसे मुल्क जो है ना हमसे कम, बहुत कम है सर। क्या इसके ऊपर क्या कहेंगे सर? ये क्या है हुकूमत की? ये अगर ये पॉलिसी है तो ये तो सर बहुत ख़तरनाक पॉलिसी है।
देखिए, मैं थोड़ा इंटरेस्ट रेट पे ज़रूर कौम को बताने की कोशिश करूँगा आपके प्रोग्राम के ज़रिए से, और अगर वज़ीर आज़म साहब भी सुन लें तो ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद चीज़ होगी। देखिए, हमने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर और काफ़ी मुद्दत से बढ़ाकर स्टेट बैंक के गवर्नर ने इस मुल्क की मईशत को इररिपेयरेबल डैमेज कर दिया है, इररिपेयरेबल डैमेज कर दिया है। मैंने रिपीट किया है ये लफ्ज़। कैसे किया? कोई सवाल कर सकता है मुझसे कि भाई आप कैसे कह रहे हैं? लेकिन सबसे पहली चीज़ यह है कि इस इंटरेस्ट रेट को इतने लंबे मुद्दत तक इतने ऊंचे के सतह पे रखकर इन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट को बढ़ाया। 1% अगर डिस्काउंट रेट हमारा बढ़ता है तो तकरीबन जब से ये बढ़ना शुरू हुआ था 160 बिलियन था, अब ये तकरीबन 200 बिलियन के करीब है कि 200 बिलियन के करीब हमारा इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है बजट में। तो आप सोचें कि 600 यानी 6% हमने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया इस दौरे हुकूमत में। तो उससे स्टेट आप देख लें कि कितना ज़्यादा उसको मल्टीप्लाई कर दें 200 से तकरीबन, या 150-200 के दरमियान में एवरेज ले लें, तो ये तकरीबन 4000 से ज़्यादा जो है 1100 से ज़्यादा हमने इंटरेस्ट पेमेंट सिर्फ इस इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के हुआ। जब इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ता है तो हमारा करंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। जब करंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। और रेवेन्यू इस तेज़ी से तो नहीं बढ़ा, पिछले साल की बात मैं कर रहा हूँ, तो हमारा बजट का खसारा 8.9% पे पहुँच गया, यानी तकरीबन 3000 अरब से ज़्यादा का खसारा था। तो आपको इस खसारे को पुर करने के लिए आपको बोरो करना पड़ा, 3000 अरब से ज़्यादा का कर्जा हमने ले लिया। तो क्या हुआ, एक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर हमने बजट के खसारे को बढ़ाया, और उस खसारे को पुर करने के लिए जो हमने बोरो किया है इससे कर्जों के अंबार लगा दिया हमने। नंबर 1। नंबर 2, इससे हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट गिर गई, इससे हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखें वो नेगेटिव ग्रोथ जोन में है, काफ़ी ज़माने से चला आ रहा है। हमारी मईशत की गाड़ी बिल्कुल स्लो डाउन हो गई है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है। मैं इसी आपके यहाँ चैनल पे कहा था कि इजिप्ट जो है, इजिप्ट में जब इजिप्ट IMF के प्रोग्राम में गया तो उसके पास रिजर्व था $15 बिलियन का। जब 3 साल के बाद 2019 में वह निकला IMF के प्रोग्राम से तो रिजर्व था $45 बिलियन। $30 बिलियन का इजाफा हुआ। उस $30 बिलियन में $20 बिलियन हॉट मनी था। अब क्या हुआ कि वो एक, जो मैंने कहा कि वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी था, और इनसे इंश्योर कर दिया उसने कि इजिप्ट अब IMF से नहीं निकल सकता है। अभी इजिप्ट ने थोड़ा हिचकिचा रहा था कि मैं दोबारा जाऊं प्रोग्राम में, 1% डिस्काउंट रेट को कम किया, $1 बिलियन से ज़्यादा निकल गया, वो घबरा गए, उन्होंने कहा यहीं रखो भाई इसको। अब दोबारा इजिप्ट जो है IMF के साथ निगोशिएट कर रहा है। ये जो हमारे वज़रा कहते हैं ना कि ये लास्ट प्रोग्राम होगा, ये किस ख्वाबों की जन्नत में रहते हैं मुझे नहीं पता है। ये या तो अवाम को बताने के लिए कहते हैं कि कोई आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा, इसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए ये इंश्योरेंस पॉलिसी है। आते हैं ज़रा शाहिद साहब की तरफ, इस बहुत अहम जो मैटर है इसको भी डिस्कस करते हैं फिर। आता हूं शाहिद साहब, ये बताइए कि ये मैं 2 इशू पे आता हूं सर। एक तो ऑयल की प्राइसेस पहले भी कम हुई थी लेकिन इन्होंने तो 17 रुपए बढ़ा दिया था, अब तो तकरीबन सर ये 31 पे आ गई है, 40-50% नीचे गिर गई है। इसके ऊपर आप क्या देख रहे हैं, क्या हुकूमत कोई रिलीफ देने जा रही है बड़ा आवाम को? और दूसरा जो ये सर स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है 6% पे, फिर 1700 अभी जो मैंने सुना है कि आज भी क्रैश हो गया है, तो कैसे देखते हैं सर इसको? स्टेट बैंक ने और हुकूमत ने
वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने स्ट्रक्चरल इस्लाहात ना करके तवानाई के शोबे में और टैक्सों के शोबे में, और स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी को सख्त करके यानी शरह सूद बढ़ा के बग़ैर स्ट्रक्चरल इस्लाहात किए और ऐसी पॉलिसी रखी जो आपस में टकरा रही थी, पाकिस्तान की मईशत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। ये सही आप भी कह रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं यही बात बिल्कुल सही कहा था डॉक्टर साहब ने, मगर मैं स्टेट बैंक के साथ हुकूमत को भी ले रहा हूँ, उन्होंने भी वही किया है। भाई आप स्ट्रक्चरल इस्लाहात करें, मॉनेटरी पॉलिसी खला में थोड़ी चलती है इनको, ठीक है ना। अब पता ही नहीं है, गवर्नर साहब ने तो कहा जी कि इंडस्ट्रियल लोन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता शरह सूद में कमी से, खुदा के लिए अभी कहा है उन्होंने, गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, तो वो पता नहीं वो पाकिस्तान को समझते नहीं। मगर जो मेरी परेशानी है कि अगर आप अब देखिए तेल की कीमतों में कमी हो गई, अब जो कुछ खेल शुरू हो गया है वो ये है कि छोटा मोटा पास ऑन कर दें आवाम को 10, 12, 15 रुपए, और बाकी से टैक्स की चोरी के नुकसान पूरी करें, बिजली की चोरी के नुकसान पूरा करें। ये वही गलती है जो माजी में हुकूमतों ने अपनाई थी और नाकाम रहे थे, अब फिर वही गलती कर रहे हैं। इस वक्त एक मौका मिला है हुकूमत को कि जो ख़तरात हैं तेल की कीमत में कमी से और वायरस से, उसके ख़तरात को कम करें और जो मौके मिले हैं हमें उसको फ़ायदा पहुँचाएँ ताकि वो गेम चेंजर बने और सीपैक को भी गेम चेंजर बनाएं। अब जो तेल की कीमतें मिली इस वक्त अपनाने की नज़र आ रही है, जो लॉबी ताकतवर तबकों की आगे आ गई है, जो हुकूमत सोच रही है कि इससे नुकसानात पूरे कर लें, आवाम को ना पूरा फ़ायदा पहुँचाएँ, तो ये चीज़ से सीपैक को गेम चेंजर बनाने का जो इम्कान था वो बहुत कम हो जाएगा, और तेल की कीमतों में कमी से जो हम फ़ायदा उठा सकते थे वो बहुत कम हो जाएगा। आर्जी फ़ायदा कुछ रिलीफ मिलेगा, आर्जी थोड़ा बहुत मईशत को कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, नुकसान बहुत होंगे। क्या हम ये समझते हैं जिन खतरात की अभी हमने बात की, जो आपने फिगर्स बताई, जो 2100 अरब रुपए का पब्लिक सेक्टर के लॉसेज हैं, जो 1900 अरब के सर्कुलर डेट है, और ये 4,000 अरब का वो आपका बजट खसारा है, तो क्या इन चंद रुपए से पूरा हो जाएगा? तो ये जो अपॉर्चुनिटी ज़ाये कर रहे हैं ये एक बड़ा जुल्म है। अब मैं आपको सिर्फ दो जान के कर रहे हैं या हाँ जान के कर रहे हैं, इसलिए नाअहलियत है सर? नहीं, नाअहल तो कोई भी नहीं है, मैं तो नहीं मानता जान के कर ना, ये ना इनके वज़राए नाअहल हैं फाइनेंस के, सब पता है। मैं ये हो सकता है कि गवर्नर स्टेट बैंक को आपके जूनियर आदमी है, पाकिस्तान को नहीं समझते, लेकिन हफीज शेख तो पुराने खिलाड़ी हैं ना, और दूसरे इमरान खान साहब के अपने और ख़ुद भी समझते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, उनके अपने मुशीर भी हैं जो जिनको आप तो पहले ही कह चुके हैं कि वो फायदा पहुंचा। मेरा जो मसला है वो ये है कि आपने आज मैंने कहा कि 8 रुपए से 25 रुपए 5 पैसे आपने कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक ने अब से 15 साल पहले क्या कहा था, जो आज भी हुकूमत का हिस्सा है, आज भी हुसैन साहब, तो उन्होंने क्या कहा था, अगर टैक्स की चोरी रोक दी जाए, अगर तो ये जो पेट्रोलियम लेवी है जो इस वक्त 25 रुपए 5 पैसे सिफर हो जाएगा, और जीएसटी जो आपने 17% कर दिया है ये 5% पर आ जाएगा। अगर ये फार्मूला यानी अगर टैक्स की चोरी रोके, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप टैक्स की चोरी रोकने की कोशिश करें तो आज की तारीख में 35 रुपए फी लीटर तक पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की गुंजाइश है। अगर ये आप नहीं करते, 10-15 पे टरखा देते हैं आर्जी तौर पर, तो ये तो बाद में फिर बढ़ जाएगी। तो आप ये जो मौका ज़ाया करेंगे तो ये किसके खाते में जाएगा? अब मैं ये कहता हूँ कि जो 900 अरब रुपए मैंने आपसे बताए थे एमनेस्टी के, चोरों से लें, तो उससे आप टैक्स, तालीम का और सेहत का बजट दुगना कर दें। 23 मिलियन बच्चे आपके स्कूल नहीं जा रहे, इलाज मालजे की फैसिलिटीज दें और लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दें ताकि वो रोजगार कमाएं। अब आपने वो उनको चंद लाख लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए चोरों को 22 करोड़ आदमी और मईशत को स्टेक पर लगा दिया। अब ये जो था कि आप ये जीएसटी को जो है कम करें, उन्होंने तो कहा था 5% करें, मैं कहता हूँ 7.5 कर दें, पेट्रोलियम में भी खत्म कर दें, तो आपको जो फायदा होगा उसके नतीजे में आप जो मईशत को फायदा पहुंचाएंगे वो क्या क्या होंगे? शरीयत की शरनमू तेज होगी, बरामदात बढ़ेंगी, गुर्बत कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, महंगाई कम होगी, बरह रास्त तमाम को फायदा और मईशत को फायदा, पाकिस्तान को फायदा। आपने थोड़ा सा बताना था सर जल्दी से, फिर मुझे मैं सिर्फ आपको एक बात ही बताना चाह रहा था कि इस वक्त अगर इमरान खान साहब ने कहा था कि अदल पर मबनी पॉलिसियां मैं लाऊंगा 100 दिन के अंदर, अब वो इसलिए नहीं ला रहे कि ये ताकतवर चंद लाख लोग जो है ना ये आड़े आ गए जो जिनकी सपोर्ट से चल रहे हैं, तो ये फैसला कर ले। मगर अगर आज आपने चंद रुपए आवाम को देकर पेट्रोलियम में और स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं करते और आप ये समझते हैं कि 4-5 अरब डॉलर जो इंपोर्ट से चंद आर्जी तौर पर फायदा होगा उससे मईशत ठीक हो जाएगी, तो ये जुल्म है पाकिस्तान के साथ, इसका अलमिया है, ये खुदा के लिए ना करें। और आखिरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है
कि ये फ्यूडल कल्चर पे अपनी ये पॉलिसी अब छोड़ें, पाकिस्तान के लिए बात करें, क्योंकि ये सारे बहुत अरसे तक ये तेल की कम कीमतें बरकरार नहीं रहेंगी। अगर आप आज स्ट्रक्चरल इस्लाहात कर लें, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, मैं ये गारंटी करता हूं कि तेल की कीमतें बढ़ें या कम हो, आपकी मईशत ऊपर जाएगी, आपकी गुर्बत नीचे जाएगी, आपकी महंगाई नीचे जाएगी, हमारी बरामदात बढ़ेंगी। अब आप ये देखें कि $12 अरब गल्फ से आ रहा है, अगर उसमें कमी हो गई तो क्या होगा? अगर आप रिसेशन बेहतर हो गया तो क्या होगा? नहीं, चीन क्या वो जो नुकसान हुआ है, अगर उन्होंने वो इंडस्ट्रियल जोन और जो कुछ यहाँ करने वाले थे वो डेफर करेंगे तो आप क्या होगा? मईशत को क्या होगा? और अगर कसाद बाजारी बेहतर हो गई तो क्या होगा? और जो इंपोर्ट आपकी जो है वो बेहतर हो गई तो क्या होगा? हॉट मनी बाहर निकल गई तो क्या होगा? सब में क्या होगा सर? नहीं, मुझे डर है कोरोना वायरस वजह से हमारी जो मईशत को नुकसान होगा, उस झटके को भी तो संभालना है। एक झटका भी नहीं संभाल सकते आप तो क्यों? किसकी क्यों? क्या हमारे तो क्या आप मसनूई इस पे बैठे हुए हैं? मसनूई पे बैठने पे एतराज नहीं है, तो बैठे फ्यूडल कल्चर पे मुझे तो वो तो आपके साथ बैठा हुआ है, कैसे हटेगा? आप तो फायदा पहुंचा रहे हो, फिर आप खड़े हो के तो फिर वो आम आदमी को तो फायदा नहीं दे रहे। ये तो नजर आ गया कि हुकूमत आम आदमी को फायदा इस तेल के बहुत ज्यादा फायदे का नहीं पहुंचा रही है। बहरहाल मैं आता हूं जनाब अशफाक साहब। अशफाक साहब, आप कैसे देखते हैं इस वक्त जो स्टॉक मार्केट क्रैश की है, और दूसरा ये जो ऑयल का बहुत बड़ा फायदा आया है, हुकूमत अवाम इंतजार में है कि इसका बड़ा बेनिफिट उनको मिलेगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक स्टॉक मार्केट का ताल्लुक है, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं गिरा है, ये सारी दुनिया में गिरा है। और चूंकि हम एक इंटीग्रेटेड वर्ल्ड में रहते हैं, अगर सारी दुनिया में स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया है तो पाकिस्तान में भी क्रैश करेगा, इसमें तो दो ओपिनियन तो नहीं है। तो इसलिए सिर्फ ये पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, सारी दुनिया में गिरा है। और जो इस वक्त मुल्क दुनिया के हालात हैं उसी हालात के तहत स्टॉक मार्केट नीचे गई है और पाकिस्तान में भी गई है। जहाँ तक तेल का ताल्लुक है, देखें कि इस वक्त शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदे इसके हो सकते हैं। इससे सबसे पहले ये होगा कि 30% तकरीबन 1/3 जो है हमारा, या 30% हमारा इंपोर्ट जो है ऑयल का बिल होता है, उसमें बड़ी सिग्निफिकेंट कमी हो जाएगी। तो इससे हमारा जो ट्रेड गैप है, जो पहले ही बेहतर हो रहा था, मज़ीद बेहतर हो जाएगा। बैरूनी अकाउंट का खसारा जो पहले ही बेहतर हो रहा था, बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो हम जिस पर्पस के लिए IMF में गए थे वो सारा पर्पस ही सॉल्व हो गया। कुछ हमने इक़दाम करके किए और कुछ अल्लाह ताला की तरफ से ये हो गया। तो ये शॉर्ट टर्म में हमें बेनिफिट इसका मिलेगा। जहाँ तक कोरोना के इम्पैक्ट का ताल्लुक है, ये इतनी जल्दी अब मैं नहीं समझता हूँ कि दुनिया में की इकॉनमी कुछ साल से पहले रिकवर करके दोबारा पुराने हालात पे आ जाएगी और तेल के डिमांड फिर उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। ऐसा मैं नहीं होते हुए देख रहा हूँ। तो इसलिए अभी तक हमारे पर 1 साल का कुशन ज़रूर होगा कि दुनिया की इकॉनमी डिप्रेस रहेगी, तेल की कीमतें भी नीचे रहेंगी। हाँ, जहाँ आज है इसमें एक और भी फैक्टर है, वो सऊदी अरब और रूस की लड़ाई है। ये शायद ठीक हो जाए आगे चल के, क्योंकि और इसमें अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है। तो 3 मुल्कों को ये नुकसान हो रहा है और तमाम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री को नुकसान हो रहा है इस लड़ाई में। इसलिए सम सेनर एलिमेंट विल कम फॉरवर्ड और ये तो मामला एड्रेस कर देंगे। लेकिन दुनिया की इकॉनमी जो स्लो डाउन हुई है उसके असरात तो रहेंगे। तेल की कीमतें नीचे की सतह पे रहेंगी आज से। तो यानी कि आज जहाँ पर है इससे थोड़ा ऊपर ज़रूर चला जाएगा, लेकिन जो पहले था उससे नीचे की तरफ में आएगा। तो ये पाकिस्तान के लिए इसका बेहतरी है। लेकिन एक इसका भी ख़तरा भी है कि जो तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं उनके पास तो यही एक रिसोर्सेज है। अगर वो रिसोर्सेज उनके कम हो जाएं तो उनके यहाँ जो तरक्याती प्रोग्राम शुरू करके रखा है उन्होंने, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं जहाँ पर हमारे अनस्किल्ड और सेमाई स्किल्ड वर्कर जो वहाँ जिनकी खपत है, हो सकता है को निकालना शुरू कर दें उनको वहाँ से। तो उसका साल के बाद की बात कर रहा हूँ कि हमारे एक्सपोर्ट्स पे भी उसका असर पड़ सकता है और दूसरा रेमिटेंस पे भी पड़ सकता है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में बेनिफिट है और तकरीबन साल के बाद इसमें रिस्क भी है कि अगर तेल की कीमत नीचे की सतह पर रही तो उनके रेवेन्यू में कमी आएगी, उनके तरक्याती प्रोग्राम में कमी आएगी, उनके डिमांड फॉर मैन पावर में कमी हो जाएगी। हम चूँकि बड़े मेजर एक्सपोर्टर हैं मैन पावर के, तो वो उसमें हो सकता है कि रेमिटेंस पे उसके असरात पड़े।
तो ये मैं अभी देख रहा हूँ इस तरीके से। जहाँ तक पास ऑन करने का ताल्लुक था, मैं ये आपको बता दूँ कि ये जो बेनिफिट है ये उसी वक्त पाकिस्तानियों को मिलेगा जब हम इस नीचे जो तेल की सतह आई हुई है कीमतें, ये हम पास ऑन करें। लेकिन दुनिया में ये देखा गया है कि वो सब के सब पास ऑन 100% कहीं नहीं होते हैं, और उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि ये क्यों नहीं होता है। अगर जैसे अभी शायद सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि 30-35 रुपये भी हम कम कर सकते हैं, चलें इनकी बात करके प्राइम मिनिस्टर 30 से 35 रुपये कम भी कर दे, बेनिफिट तो मिल जाएंगे, लोग भी खुश हो जाएंगे। लेकिन कल को अगर ये ऊपर की तरफ चला गया तो क्या आप 30 से 35 रुपये बढ़ा सकते हैं एक झटके में? एक झटके में तो आप कम ज़रूर कर देंगे, एक झटके में बढ़ा नहीं सकेंगे। उस वक्त कोई भी हुकूमत नहीं बढ़ा सकेगी 30 से 35 रुपये एक वक्त में। इसलिए कुशन रखा जाता है कि कुछ रेवेन्यू को भी जो ज़रूरत है इस वक्त वो भी पूरा हो जाए, कुछ आवाम को भी पास ऑन कर दिया जाए, और इससे यह है कि हमारी इंडस्ट्रीज़ को भी फ़ायदा होगा अगर उनको उनके एनर्जी के कॉस्ट में कमी आ जाए। तो ये होता है। तो मैं देखता हूँ कि अक्सर कहते हैं कि जी इतना पास ऑन, सारा का सारा पास ऑन। दुनिया में कहीं नहीं होता सारा का सारा पास ऑन, और उसकी वजह यही है कि पास ऑन तो कर दें आप, लेकिन जब वो ऊपर की तरफ गया तो आप एक झटके सर परसेंटेज तो बताए ना सर। चले सर एक बात मान लेते हैं, नहीं सर एक बात मान लेते हैं कि जी पूरा का पूरा नहीं होता है, लेकिन दुनिया में सर ये तो होता है ना कि ख़ास तौर पे ऐसे ममालिक में जो हम जैसे ममालिक हैं, जहाँ गुर्बत की शरह की पोजीशन ये है, जहाँ बेरोज़गारी का ये हाल है, जहाँ महंगाई का ये हाल है, इन्फ्लेशन अफरात-ए-ज़र का, वहाँ हुकूमत को इतना बड़ा बेनिफिट अगर मिल रहा है तो वो रिलीफ तो देगी ना सर आवाम को, या बिल्कुल नहीं देगी सर? इसमें एक और पॉइंट है। हाँ जी, ये जो मैं तो यही तो कह रहा हूँ, इसलिए बजट खसारा पूरा कर रहे हैं, कुशन नहीं हो रहा। हाँ, ये टैक्स की चोरी के नुकसानात इस साल के पूरे हो रहे हैं, ये कुशन नहीं है। उस बेनिफिट को शेयर तो करेंगे, जरूर करेंगे। आप जो कमी कर रहे हैं एक फार्मूले के तहत मैं आता हूं सर इशफाक साहब, एक तो आप जो कमी कर रहे हैं वो एक फार्मूले के तहत कर रहे हैं कि भाई जीएसटी हमारा 5% है और हमारा पेट्रोलियम लेवी 0 है। हम तो इस तरह बात करें कि जब हर किस्म की आमदनी पे टैक्स लगाएंगे तो जो इमरान खान साहब ने कहा था कि 8,000 अरब रुपए इकट्ठा करें, और दुनिया ये कह रही IMF और वर्ल्ड बैंक के 9,000 अरब करें, तो आप तो वो करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। 900 अरब रुपए आप एमनेस्टी चोरों से भी नहीं ले रहे। तो आप ये पैसा जो आएगा ये है कुशन। आप तो बजट खसारे को पूरा कर रहे हैं, अगले साल कैरी ओवर नहीं होने वाला। मसलन क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं तो नहीं, बिल्कुल नहीं दे रहे। बस ये आखिरी मिनट है इशफाक साहब, यही सवाल था, आप क्या समझते हैं कि कोई क्वेश्चन तो देना चाहिए ना सर? ये तो कुछ भी नहीं दे रहे हैं सर, बजट खसारा पूरा कर रहे हैं, ये वाज़े तौर पे नजर आ रहा है। नहीं, मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि ये जरूर पास ऑन होगा। आई एम श्योर के पास ऑन जरूर करेगी हुकूमत, ऐसी बात नहीं है कि बहुत तेल की कीमतें कम आ गई हैं, लेकिन वो जो है ना 100% वाला उसको मेरा नहीं ख्याल है कि ये पास ऑन हो सकेगा 100%। अगर आप कैलकुलेट कर लें सर 65% देते सर, कुछ आवाम को बेनिफिट होगा, कुछ सरकार को बेनिफिट होगा। पाकिस्तान की तारीख में कभी 25 रुपए लिया गया पेट्रोलियम लेवी? बता दें आप। नहीं है। अगर अब से कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले 8 रुपए था, तो आप 25 रुपए क्यों ले रहे हैं? ये चोरी के लिए आप टैक्स आवाम को कुचल रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं। नाज़रीन, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मईशत की पोजीशन आपको आ गई। मुआशी पॉलिसी क्या है हुकूमत की? वही है जो हम बार बार चीखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ IMF का जो प्लान इम्पोर्टेड है वो है और हुकूमत उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। और इस मईशत के मामले में एक बात कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि पाकिस्तान की मईशत हफीज़ शेख साहब चला रहे हैं, या जो स्टेट बैंक के गवर्नर चला रहे हैं, या IMF चला रही है, हुकूमत नहीं चला रही है। हुकूमत को पता सब है लेकिन चला नहीं रही है, और बहुत सारी बातें हैं। और दूसरी बात जो मैंने एक बात कही है कि ये हॉट मनी जो है ये किन लोगों की है, आवाम मालूम करना चाहती है हुकूमत से, हुकूमत ज़रूर बताए। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।